तो अरुण जी किस लिए आए हैं हम झांसी में? हम लोग आए हैं ये जानने के लिए कि आखिर गांव में जो लोग रह रहे हैं अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इस दौर में आज क्या उनकी स्थिति है, वो क्या सोच रहे हैं, इस तरह से अपने भविष्य को देख रहे हैं। सिर्फ यही देखने के लिए हम लोग आए हैं। वहाँ काफ़ी महिलाओं के संघर्षों की जानकारी मिली है, खेत मजदूरों के संघर्ष की जानकारी मिली है, दलित महिलाओं के संघर्ष की जानकारी मिली है। हमारी कोशिश है थोड़ा उनके संघर्ष को, उनकी सफलताओं को पास से देखना, उनसे समझना का एक कोशिश है। आपके परिवार में आपके पापा क्या करते थे? हमारे पापा मजदूरी करते थे। अच्छा, मजदूरी और 4 बीघा खेती से पूरा परिवार चलता था। हाँ, 4 बीघा। तो आपने अपनी पढ़ाई लिखाई कैसे की? अपने पढ़ाई लिखाई अपनी सबसे पहली प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही की, स्कूल में, सरकारी स्कूल में। और सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद फिर गांव में ही एक प्राइवेट स्कूल है। आज तक तो हमने सरकारी में की। इसके बाद 9वीं 10वीं हमने फिर गांव में ही की। और 10वीं जब पास हुए तो फिर हमने झांसी विपिन बिहारी इंटर कॉलेज से वहाँ से अपना फिर हमने वहाँ से पढ़ाई की। तो गांव से रोज आना जाना? हाँ, साइकिल से हम आते थे। साइकिल से वही 15-16 किलोमीटर दूर आना जाना डेली अप डाउन करते थे। और सुबह निकलते थे हम लोग, 8 बजे क्लास होती तो 6 बजे निकलते थे, 6:30 बजे। सुबह 5 बजे उठते थे। स्कूल में अपना फिर क्लास अटेंड की। और इतनी स्थिति थोड़ी सी खराब थी कि हमारे पास एक किताबें इतनी महंगी थी तो इंटर की हमने किताबें नहीं ले पाई। अब एक बहुत ही हमारे गुरु मानते हमको, राजेश बिलगंजा सर, सीपरी बाजार के थे। तो उन्होंने देखा कि यार ये लड़का टूटी चप्पल पहने और साइकिल से आ रहा है, बजा नहीं किताबें। उन्होंने कई बार कहा बेटा किताब लेके आओ। नहीं सर, पैसे नहीं है। तो उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने हमें अपना नंबर दिया और बोले कि अब बेटा मेरे घर पे आना तुम। घर गए, उन्होंने फिर मुझे नई किताब दिला। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा बेटा आप पढ़ाई करिए। अभी भी हाँ, समाज में ऐसे लोग हैं हाँ, जो अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करते हैं। उन्होंने फिर मुझे किताबें दिलाई। वो किताबें फिर हमने उन किताबों से पढ़ाई की। अच्छा। उस समय एक किताब फिजिक्स केमिस्ट्री की एक किताब शायद 350-400 की आती थी। तो पैसे नहीं थे और इस वजह से, और जैसे संडे की छुट्टी थी, स्थिति थी, और संडे की जब छुट्टी रहती थी कभी कभार, अब पैसा नहीं है पापा के। तो जो गेहूं की कटाई के बाद भूसा होता था ना, हाँ। तो भूसा हम बेचने जाते थे साइकिल से शहर में, क्योंकि पैसे थे नहीं। कभी कभी कॉपी को लेना है कि किताब को लेना है, तो अपना एक बोरा बिकता था 45 से 50 रुपए का। अच्छा। उसका बोरा, उसको सुबह भरा और 5 बजे अपने मंडी ले गए। अच्छा। और मंडी में, घास मंडी में, जहाँ घास फूस बिकती थी, तो उन्होंने फिर ऐसे टाइप में बहुत लोग ले जाते थे। तो हम लोग वहीं खड़े हो जाते थे कि भाई बताओ, किसी ने 45 कहा, किसी ने 50 कहा। तो वही 45-50 रुपए में हम एक बोरा बेचते थे। 2 बोरा 90 रुपए के जाते थे। अच्छा। तो बस वो पैसे अपने 2 बोरा लेकर के आप लोग 18 किलोमीटर गांव से शहर आते थे? हाँ, आते थे हम लोग, यहीं से चलना है। तो बस फिर उन पैसों से अपना बढ़िया 10 रुपए का जो भी खाना पीना, कुछ भी नाश्ता पानी किया और अपने आए घर पे। फिर वो अपने फीस के लिए या कोई किताब की जरूरत पड़ गई तो उसके लिए हम लोग पैसा रख लेते थे। तो ये मान लीजिए हम लोगों ने, और भी स्थिति ऐसी गंभीर थी कि पैसा नहीं था, मजबूरी थी घर में। BSW किया आपने, MSW किया है? MSW करने के बावजूद अगर आप चाहते तो कुछ बेहतर नौकरी में जा सकते थे। तो ये सामाजिक कामकाज से कैसे जुड़ गया? सामाजिक काम ऐसे सीखा। पहले मैं शुरू में थोड़ा सा, नेहरू का केंद्र है, हाँ। सन 2008 या 9 की बात है। नेहरू का केंद्र में मेरे एक मित्र हैं, वो मुझे उस दिन फरवरी में लेके गए थे, विवेकानंद जयंती के दिन। अच्छा। तो उन्होंने वहाँ पे कोई गोष्ठी थी, तो वहाँ पे देखा कि उन्होंने कुछ बता रहे हैं समुदाय के बारे में, या वहाँ पे बोल रहे हैं वो। तो उस समय वॉलेंटियर के रूप में हम लोगों ने कुछ आदिवासी बस्तियों में और झुग्गी झोपड़ियों में वो हमको लेके गए थे कि आपको यहाँ पे मलन बस्ती में उनके साथ पढ़ाई का काम करना है। अच्छा। हाँ,
हमारे गांव में भी, उनको भी साथ में हमें काम करना है। इसके बाद फिर हमारे सर ने बताया कि चाइल्ड लाइन का नाम सुना है हमने कि हाँ सर। तो उस चाइल्ड लाइन में एनजीओ है परमार्थ समाज सेवी संस्था, उसमें भर्ती निकली थी। परमार्थ समाज सेवी संस्था में, हाँ। तो उसमें उन्होंने चाइल्ड लाइन का एक प्रोजेक्ट था, उन्होंने कहा कि आप इसमें आवेदन करिए। तो हमने आवेदन किया और उस समय झांसी में वो संस्था आई थी और वो प्रोजेक्ट भी नया था। तो उन्होंने इंटरव्यू लिया और बोला ठीक है आ जाइए, आप रखे रहे। तो उस समय हमें कितने 6,000 रुपये महीना देते थे, वो 6 से 7 ऐसे कुछ पैसा देते थे। तो देने के बाद बस हम लोग उसमें लगे चाइल्ड लाइन में। तो इस तरह से आप सामाजिक कामकाज से आपका एक रूबरू हुआ, जुड़ा हुआ। चाइल्ड लाइन में जैसे कोई बच्चा है, उस दौर की कोई घटना आपको याद है जिसने आपको बहुत प्रेरित किया हो, या आपको लगा हो कि आपने एक सफलता हासिल की है या आपने योगदान किया है? उस समय एक ग्वालियर की लड़की थी जो कि वो अपने माता पिता को छोड़ के आई थी, और मान लीजिए वो लड़की के साथ कोई घटना ना हो जाए, तो इसलिए हमने उसको अपने उसमें चाइल्ड लाइन की मदद से उसको उनके माता पिता तक उसको कैचअप करके उनके माता पिता तक सुरक्षित पहुंचाया। जिससे कि उनके माता पिता ने बताया कि ये आज आपने हमारे लिए बहुत अच्छा ये काम किया, कि ना तो ये लड़की किसी के हाथ से बिक जाती या किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाती। किस समाज की लड़की थी वो दलित समाज की थी, अहरवार समाज की लड़की थी। अच्छा। तो वो लड़की को हम लोगों ने उसके माता पिता तक बस सुरक्षित पहुंचाया। तो उनके माता पिता ने हमें मान लीजिए, आपके सामाजिक कामों में ये ऐसी पहली घटना थी जहां आपको ये लगा कि आपने समाज में अपना एक योगदान किया, और यहाँ से आपको एक प्रेरणा भी मिली कि इस तरह के कामों की आवश्यकता है। और दूसरी आवश्यकता कि मान लीजिए जतारा टीकमगढ़ पे, अच्छा, जो 7 साल का लड़का था, अच्छा, उसे कुछ और बच्चों ने मारा पीटा होगा। वो अपनी रात को ही घर से भाग आया, अच्छा, छोड़ करके। तो वो भाग आया तो स्टेशन पे वो रो रहा था। तो हम लोग जब आउटरीच पर या फॉलो पे गए तो हमने देखा कि ये बच्चा क्यों रो रहा है और बच्चे की क्या है। तो उसको हम लोग पहले लेके आए। हमने उससे पूछा नहीं है, बस उससे ये पूछा नाम क्या, लेके आए। सबसे पहले उसको हमने बैठाया, अच्छे से उसको खाना पीना खिलाया, और उसमें फिर उसके बाद उसकी हमने बातचीत सुनी। फिर उसने बताया कि मैं फलाने गांव का हूँ, मैं जतारा से हूँ, और मेरे साथ बड़े बड़े लोगों ने मुझे स्कूल नहीं जाने देते, वो मारते हैं कि तुम स्कूल नहीं जाओगे। और बड़े संपन्न लोग या जैसे उच्च वर्ग के लोग, अच्छा, ऊंची जाति के, तुम स्कूल नहीं जाओगे और तुम्हें स्कूल नहीं जाना, तो मुझे मारते हैं, स्कूल नहीं जाने देते। तो फिर मैं डर के भागे मैं और घर छोड़ करके आ गया हूँ। तो ऐसे अब उस बच्चे को हमने काउंसलिंग की, और उस बच्चे को लेकर के, उसके पास पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, उस बच्चे को हम फिर जतारा उसके घर लेके गए, उसके माता पिता से मिलवाया, और उसके बच्चे का स्कूल में अपने स्तर से एडमिशन करवाया, उसको सुरक्षा दी, उस बच्चे को पढ़ाई की, वो इंटरमीडिएट पास हुआ बच्चा। अच्छा। तो ये सबसे बड़ी ना, तो वो बच्चा शिक्षा से वंचित। जिस समय आपने अपने सामाजिक काज का शुरुआत की तो उसमें इस तरह की अनेक घटनाएं हुई होंगी काफी, लेकिन इन घटनाओं ने आपको एक ऊर्जा भी दी और आपको लगा कि कहीं ना कहीं आप अपने समाज में एक बेहतरीन भूमिका निभा सकते हैं। तो इस तरह से समाज में आपको जो काम काज करने हैं उसकी दिशा मिलती है। कितने वर्षों से आप ये सब काम काज कर रहे हैं? कम से कम नहीं तो 8 साल या 9 साल हो रहे होंगे। 9 साल, हाँ। इस बीच आपने चूंकि MSW किया था तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आप कोई बेहतरीन नौकरी कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये थोड़ी सी प्रेरणा आई कि हम अपने समाज या समुदाय के लिए कुछ करें, कि जो हमें लगता है, क्योंकि हमने देखा है कि ऐसे लोग हैं कि हमें दर्द लगा कि नहीं यार, वास्तविकता में ऐसे लोग हैं जिनको खाने को भी नहीं है, पहनने को भी नहीं, उनकी जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं या उनको जो जानकारी नहीं है, उनको हक अधिकार के
बारे में पता नहीं है, और उनकी कैसे कौन केयर करेगा। अगर हम ही लोग अगर केयर नहीं करेंगे तो समाज में कैसे उनका विकास होगा और उनको आगे की रास्ता हम कैसे दिखा पाएंगे। तो हमने ये बीड़ा उठाया और हम अपने समुदाय के लिए उनको जागरूक और पहल और उनको आगे बढ़ने के लिए हम लोग अपने प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, जब आप ये सब काम करना शुरू किया, एक तो अच्छी बात ये थी कि आप एक सामाजिक संगठन से जुड़े, तो उसके माध्यम से आपको थोड़ी बहुत आर्थिक मदद होती रही। लेकिन क्या आपके परिवार से ये दबाव नहीं आया कि भाई इतनी बड़ी डिग्री आपने हासिल की है, MSW किया है यूनिवर्सिटी से, है, तो अब आपको अपने भविष्य के लिए अच्छे कामकाज या नौकरी की तरफ जाना चाहिए और ये सामाजिक कामकाज छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ये बात है कि पापा मम्मी ने तो कहा है कि क्या आप कहीं आदिवासी बस्ती में चले जाते हो, कहीं अपने मोहल्ले में चले जाते हो, गाली देते हैं लोग, तुम्हारा लड़का इतना पढ़ा लिखा है और कुछ नहीं करती, ऐसे ही करते हैं। तो ये ताने भी आते हैं और घर में माता पिता अपनी बातों को बार बार कहते हैं। लेकिन हमारे मन में ये था कि मान लीजिए ठीक है, मैं अपने परिवार को सही रखूंगा, लेकिन ऐसे ही 10, 50, 20 हर गांव में ऐसे लोग हैं जो वास्तविकता में गरीब हैं। अगर मैं उनको प्रेरित करता हूँ, उसमें से अगर लड़के निकलते तो अपने समाज का बदलाव होगा, समाज को आगे नई दिशा मिलेगी। तो हम अपने समाज को अकेले ना करके उनको जाके उनकी स्थिति को आकलन करना और जानना समझना और उनको आगे प्रेरित करना, तो हमें समाज का विकास होगा और समाज बदलेगा। अच्छा, चाइल्ड लाइन से अगला फेज जो आपका शुरू हुआ, जिसमें आप एक संगठन की तरफ बढ़े, अपना संगठन वगैरह बनाने के प्रयास किया होगा, और उसमें आपने चुना होगा कि ठीक है, अभी तक तो मुझे एक मौका मिला चाइल्ड लाइन में काम करने का, मैंने वो कर लिया। फिर एक समय ये आता है जब आदमी खुद तय करता है कि मैं समाज के किस मुद्दे को महत्वपूर्ण मानता हूँ और उसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है। ऐसा कौन सा मुद्दा हुआ? आगे फिर हम लोगों ने सोचा कि यार ये तो ठीक है, चाइल्ड लाइन प्रोजेक्ट है एक, आज नहीं तो कल बंद हो जाएगा, और क्या, तो हमने अपना संगठन बनाया। क्या नाम दिया संगठन? तो हमने संगठन का नाम दिया है जन कल्याण जन संगठन। हाँ, पिछले 8-9 साल से आप सामाजिक कामकाज में जुटे हुए हैं। अभी आपके क्षेत्र में हमने आपने लगभग 5 गाँव की महिलाओं को, खासतौर पर दलित, आदिवासी, दबे कुचले वर्गों की महिलाओं को लेकर के उनके अधिकारों के प्रति एक जागरूकता का अभियान चलाया, उनकी मजदूरी के सवाल को मजबूत करवाया, उनके बीच से एक लीडरशिप भी डेवलप की और मजदूरी जैसे मुद्दे पर एक सफलता भी हासिल की। इन सब के बीच में आप खुद को कहाँ पाते हैं और आप अपनी सफलता क्या देखते हैं? देखिए, जो आपने बात की है दलित आदिवासी सबसे पहले तो उन महिलाओं के साथ गांव में जाकर के उनके बीच में बैठ करके उनकी अपेक्षा या उनके दर्द या उनकी आवश्यकता क्या है, पहले उन चीज़ों को समझा। समझने के बाद उनके साथ बैठक की, बैठक करने के बाद उनसे पूछा, जानकारी हासिल की कि हाँ आपके पास क्या है क्या नहीं है। तो ऐसी महिलाओं को इकट्ठा करके संगठन का रूप दिया, संगठन बनाया, उनकी सभी 5 ग्राम पंचायतों की ताकत को इकट्ठा किया, मजबूती प्रदान की कि हाँ आपको वास्तविकता में निर्भर उसकी आपको आवश्यकता है, और उनके लिए ये विश्वास दिलाया कि अगर हम आपकी बातों को आगे ले जाएंगे तो क्या आप हमारे साथ रहोगे या हमारे साथ आप मिलकर चलोगे। तो सभी महिलाओं ने ये हमें विश्वास दिलाया कि हाँ हम आपके साथ भूमिहीन और मजदूरी पर हमेशा आपके साथ रहेंगे, जहाँ आप बोलोगे हम उसमें लड़ाई या चुनौती जो भी आएंगी उसके लिए। एक चीज़ बताइए, महिलाओं को गोलबंद करने में जो आपको सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये सब महिलाएं एक दिन में तो नहीं इकट्ठा हुई, इन सबको इकट्ठा करने में आपको सबसे ज़्यादा चुनौती किस चीज़ का सामना करना? देखिए, चुनौती की आप कहें तो चुनौती तो काफ़ी कठिनाई की आई। कभी कभी गाँव में जैसे सामंतवादी स्वयं समाज के लोग होते हैं, कभी कभी तो साइकिल भी होती है कि आप हमारे बीच में क्या कर रहे हैं, हमारे गाँव की
मजदूर लोग मतलब उनको विरोध का सामना आपको विरोध बिल्कुल, गाड़ी हमारी मोटरसाइकिल रोक ली है रात के समय पर 7 बजे। उन्होंने कहा कि नहीं कंडीशन से मतलब नहीं, ये मजदूर हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप उनको उनके बारे में या उनकी जानकारी के बारे में, भूमि के बारे में बता रहे हैं, आपको क्या मिलता है? आप अपने काम तक, अपने गांव तक ये सब चीज़ें शुरू करिए और हमारे गांव में आप कुछ नहीं करिए। ऐसी बातें आई जिससे कि हमें बड़ा बुरा लगा। कई बार तो रोक ली गाड़ी कि आप इस तरीके से मत आइए, आप ऐसा करेंगे तो अंजाम बुरा होगा आपके साथ, मान लीजिए घटना भी हो सकती है। मतलब ऐसी कई बातें आई कि जो हमारे हो सकता है हमारे लगा तो थ्रेटन आपको मानसिकता रूप से, और हो सकता है हमारे ऊपर कोई चोट ना हो जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए। इसके लिए बार बार जा कर के बार बार प्रयास करने के बाद लोगों में थोड़ा सा विश्वास हुआ, लोगों ने थोड़ी सी मदद की। इसके बाद जब समुदाय इकट्ठा हुआ, समुदाय ने बोला कि नहीं ये हमारे ही बीच में काम करेंगे और हम आपको बिल्कुल सहयोग देंगे, आपकी सुरक्षा देते हैं, आप आइए, आप करिए। तो ये ऐसी चुनौती आती है। स्थानीय बड़े किसान और सामंतों का हाँ, प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन जब वो पटरी सफल रही और इसलिए आपको अब उससे पार अभी भी है कहीं कहीं, अभी भी अगर हम ज़्यादा कोई इस बात करते हैं तो वो नेता जगदीशी वाली बात करते हैं कि हम आपका ये रोज ये आपके घर से मुकदमे भी करवा देंगे अगर आप इस तरीके से आते हैं। मतलब उनका मतलब ये है कि आप समाज के दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को आप जागरूक मत करें। उनका सीधा सिद्धांत ये है। तो जब इस तरह के खतरे हैं तो क्या आपने कोई अपनी खुद की सुरक्षा के मद्देनज़र और इस आंदोलन को और मजबूती देने के लिए क्या किसी तरह की सोशल नेटवर्किंग की कि जो राज्य के स्तर के बड़े संगठन हैं, जमीन के लेके, मजदूरी के लेके, उनके साथ भी आपने कोई संपर्क बनाया? ऐसा जो बड़े स्तर पर जो मजदूर संगठन हैं या भूमि के संगठन हैं, उस पर हमारी कोई पहुंच नहीं हो पाई, ज़्यादा जानकारी से अभाव नहीं हो पाया है। लेकिन हमने ज़्यादातर अपने ही संगठन में ये बात रखी है और अपने ही लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की है, प्रयास किया है। इन्हीं के माध्यम से हम ये आगे बढ़ पा रहे हैं। अच्छा, दो बड़ी सफलता है आपके इससे। एक तो ये है कि आपने स्थानीय खेतिहर जो महिलाएं थी उनकी मजदूरी पुरुषों के बराबर करने में एक बड़ी सफलता हासिल की। हालांकि अभी उस पर और भी प्रयासों की ज़रूरत है। और दूसरी, आपने इन्हीं महिलाओं को गोलबंद करके इनके भूमि के अधिकार को आगे बढ़ाया और अब लगभग 160 के आसपास महिलाएं जो कि भूमिहीन हैं, उनके आवेदन आपने राज्य सरकार को के पास जमा की। तो अब इसके यहाँ तक तो एक सफलता है, क्या आप इससे इतर भी कोई और भी बड़ी सफलता इसमें देखते हैं? इसमें ये तो एक हमारा एक आवेदन करने का एक पहली सीढ़ी है, जो कि इस पहली सीढ़ी में हम लोगों ने ये 160 आवेदन जो 5 ग्राम पंचायत में हैं, ग्राम पंचायत दुर्गा, ग्राम पंचायत गांधी नगर, गरमऊ, गोरा मछिया, तांतूर, इन सभी के आवेदनों को इकट्ठा करके साफ सुथरे तरीके से भर करके उप जिलाधिकारी महोदय के पास प्रथम श्रेणी में हम लोग ये आवेदन जमा किए हैं। दूसरी में प्रक्रिया में हमें इसका फॉलोअप करना है, हमारे आवेदन कहाँ पहुँचे, कहाँ नहीं पहुँचे, आगे की क्या प्रक्रिया। उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि संगठन की बैठक करके अगले 10 तारीख का ये प्रयास है कि 10 तारीख को हम लोगों को एक बार पुनः उप जिलाधिकारी महोदय के पास समुदाय की महिलाओं को लेकर के जाना है कि आपने इस प्रक्रिया में भूमिहीन में हमारी क्या कार्रवाई की है और रणनीति क्या हमारी। अगर उन्होंने कोई रणनीति या कोई भी काम नहीं किया तो हम अगली 15 तारीख को अपनी रणनीति तैयार करके और एक अपना, अगर ऐसी हमें कोई आशा या उनके द्वारा कोई हमें रिस्पॉन्स या कोई सुझाव नहीं मिलता है तो हो सकता है कि आगे अपना रणनीति तैयार करके और एक ट्रैक्टर भर के या जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध होंगे या नहीं होंगे तो हम वहाँ पर अपने उप जिलाधिकारी या डीएम महोदय के सामने अपनी बात रखेंगे, ना तो फिर मीडिया प्रचार प्रसार के माध्यम से या फिर अपना ही काम होगा। तो ये एक आपकी रणनीति है कि ये 160 महिलाओं के आवेदन कराए हैं और उसको लेकर के आप एक आंदोलन की दिशा में आगे बढ़े। इसके अलावा भी आपने तमाम तरह के हस्तक्षेप हैं, उनके बारे में थोड़ा सा।
दूसरा है मजदूरी की जो प्रक्रिया से बातचीत चल रही है, ये दो विषय तो का मजदूरी वाला में इसमें हमारा ये है कि महिला पुरुष को समान भागीदारी की मजदूरी मिले। इसके लिए अभी कुछ भी ऐसे ग्राम पंचायत है जहाँ पर अभी थोड़ा सा डगमगा रहा है कि लोग बात जो अपने निजी फार्म हाउस हैं या जो निजी काश्तकार हैं, बड़े काश्तकार हैं, वो मजदूरी में देने में आनाकानी या कोई भी रुकावटें, या हम चलो आपको दे देंगे, या हम आपको 10 दिन काम कर लीजिए, हम 5 दिन की मजदूरी दे देंगे, 2 दिन की आपको रोक के रख लेंगे, या हम चलो आपको हमने सुबह का खाना खिला दिया, दोपहर का खाना खिला दिया, शाम का खाना खिला दिया, चलो हम 100 रुपये आपको दे रहे हैं। मतलब ऐसी ये प्रक्रियाएँ आ रही हैं, तो उसको हम और गहन तरीके से अध्ययन करके उसको हम और जरूर हम हटाएंगे और उसको हम अपनी रणनीति किसी माध्यम से, जुलूस के माध्यम से या गांव में प्रचार प्रसार के माध्यम से हम उसको आगे बढ़ाएंगे और उसको हम रोक लगाएंगे। तो साथियों, ये थे आज़ाद फाइल झांसी से लगभग 20 किलोमीटर दूर 5 गाँव के बीच में महिलाओं के मुद्दे, भूमिहीनों के मुद्दे और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के तमाम मुद्दों पर लगातार काम, खासतौर पर महिलाओं की मजदूरी के मुद्दे पे एक स्तर पे उन्होंने एक बड़ी सफलता भी हासिल और उनके नेतृत्व में महिलाओं के आंदोलन, उनके मार्गदर्शन में महिलाओं का जो आंदोलन चल रहा है, उनकी भूमिहीनता के खिलाफ जमीन हासिल करने के संघर्ष को सफलता मिले, इस शुभकामना के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।